नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश ठकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। दोस्तों आज बात करने वाला हूं कोल सेक्टर और इसके रिलेटेड जो रिफॉर्म्स घोषित किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा, तो उसकी हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। एक हम लोग जो है क्लोज लुक ले लेंगे पूरी तरह से कोल सेक्टर का, क्या प्रॉब्लम्स है, इंपोर्ट वगैरह एंड ऑल दैट थिंग्स, और कोल इंडिया पे इसका कैसा असर पड़ने वाला है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसकी चर्चा करेंगे। कौन से और स्टॉक्स को बेनिफिट मिल सकता है, वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोल सेक्टर को जो है किस तरह से देखना चाहिए, क्या क्या है उसके अंदर में। तो एक छोटा सा क्रिस्प एनालिसिस हम लोग यहां ले लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में जो एनर्जी नीड्स है उसका 55% कोल से पूरा होता है, और हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमी एक्सपांड होती जा रही है, तो ऐसे केस के अंदर में जो है एनर्जी नीड्स और बढ़ने ही वाली है। साथ ही साथ जो दूसरे फ्यूल्स है जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, या फिर हाइड्रोजन पावर है, या फिर हम लोग जो है न्यूक्लियर पावर की भी बात करें, तो सब में कोई ना कोई लिमिटेशंस है, इसीलिए कोल का ऑप्शन हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कोल माइनिंग को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया था। तो कोकिंग वाली जो कोल है या फिर नॉन कोकिंग वाले कोल्स है, तो उसको भी उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था। और दोस्तों हमारे देश के अंदर में 300 बिलियन टन से भी ज्यादा जो है कोल मौजूद है। तो ऐसे केस के अंदर में हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल पूरी तरह से ना करें तो ये ठीक नहीं है। हमारे देश के अंदर में बहुत सारा कोल जो है इंपोर्ट भी करवाया जा रहा है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन के बाद आप देखेंगे 1991 तक देयर वाज नो गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द कोल। लेकिन दोस्तों 1993 के बाद में हमारे देश की जो एनर्जी नीड्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। तो ऐसे केस के अंदर में जो कोल का रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ने लग गया। ऐसे केस के अंदर में गवर्नमेंट ने कोल माइंस को एलोकेट कर दिया उन सभी इंडस्ट्रीज के लिए जो कि इसका कैप्टिव कंजम्पशन करना चाहती है। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब ये कि कोल को यूज करके उसको पावर बनाएगी, अपनी इंडस्ट्री में उसको यूज करेगी। तो दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे 2003 के अंदर में पावर सेक्टर रिफॉर्म्स है, प्राइवेट कंपनीज को जो है पावर प्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया। और दोस्तों इसकी वजह से कोल का डिमांड जो है बहुत ज्यादा शूट अप हो गया देश के अंदर में। और जो हमारा प्रोडक्शन कर रहा था सिर्फ एक ही कंपनी यानी कि कोल इंडिया, उसकी क्षमताएं इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि वहां पर जो है सप्लाई कम होने लग गई और ये गैप देखते देखते 20% तक बढ़ गया। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब आई दोस्तों 2004 के अंदर में। 2004 के अंदर में ये जो स्कीम थी, जो 1993 की स्कीम देख रहे हैं कि कोल माइंस को एलोकेट किया गया कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, तो ऐसे केस को जो है सीएजी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में पूरे तरह के एलोकेशंस जो है रद्द कर दिए गए। और यहां से जो है बहुत बड़ा संकट आ गया। खासकर अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे ये चीज, खासकर आप देखेंगे सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है कोल इंडिया के प्राइस के अंदर में भी, जिसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोल सेक्टर के और इश्यूज क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको कोल निकालना है जमीन से तो लैंड एक्वायर करना पड़ता है, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं। तो वो इको सेंसिटिव एरियाज हो सकती है, तो कोई एरियाज होती है उसमें नो गो एरिया है, आप जा ही नहीं सकते, उसके अंदर में किसी तरह की माइनिंग कर ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर जो प्लांट्स में जहां पे कोल यूज हो रहा है उसको उससे जो है पावर प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो भी बहुत ही हाई कैपिटल वाले हैं, बहुत ही ज्यादा ऑपरेशनल उसमें जो है खर्चा लगने वाला है मेंटेनेंस वगैरह का, तो वो भी इतना आसान नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, कोल निकल गया लेकिन उसको प्लांट्स तक पहुंचाना है, तो इसके लिए जो रेलवे के रैक्स है उसकी भी शॉर्टेज देखने को मिली है कोल सेक्टर के अंदर में। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो कोल सेक्टर के साथ में चली आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कोल इंपोर्ट का। तो देश के अंदर में कोल इंपोर्ट जो है फ्रीली अवेलेबल है। तो ये कौन कौन इंपोर्ट करवाता है? स्टील प्लांट्स करवाते हैं, पावर प्लांट्स करवाते हैं, सीमेंट प्लांट्स करवाते हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स करवाते हैं, स्पंज आयरन प्लांट्स करवाते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर या फिर कोल ट्रेडर्स भी जो है इंपोर्ट कराते हैं। तो यहां पर एक लाइसेंस, आपको ओपन लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद में आप कोल जो है इंपोर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों अभी तक जो है सिचुएशन 20% जो है गैप की जो है थोड़ी बहुत सिचुएशन जो है इंप्रूव होने लग गई। आप देख सकते हैं 2015-16 और 2016-17 में भी आप देखेंगे तो इंपोर्ट जो है कम होते हुए आपको दिखेगा। आप देखेंगे 2013-14 के अंदर में टोटल इंपोर्ट देखिए दोस्तों वहां पे 166 टन का हुआ है। तो आप देखेंगे दोस्तों वो 2014-15 के अंदर में 217 टन हुआ है, लेकिन उसके बाद 2 साल जो है ये लगातार गिरने लग गया। दोस्तों यहां पर जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाई है जो कि कोल इंडिया के चेयरमैन है, जिसका जो है नाम मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। दोस्तों इसकी वजह से आप देखिए 24,000 करोड़ रुपीस की एक प्रकार की एक्सचेंज सेविंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोल इंपोर्ट पे निर्भरता हमारी कम होती है तो कितना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और ये तो 5 साल पहले की फिगर है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों अभी कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इनका नाम मैं बता देता हूं, भट्टाचार्य जी है,
इनकी वजह से दोस्तों देखेंगे आप तो यहाँ पे काफी अच्छा बेनिफिट मिला, यहाँ पे इंपोर्ट्स जो है कम हुए और देश का जो है सेल्फ रेलिएंट वाला जो है जो क्लॉज अभी शुरू हुआ है, जो चीज अभी शुरू हुई है वो वहां पर शुरू हो गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की जो है किस किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए, तो आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट बनाया 2015 के अंदर में, और 2018 के अंदर में उन्होंने प्राइवेट फर्म्स को कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए अलाउ कर दिया। तो दोस्तों आज जो हम रिफॉर्म देख रहे हैं एक्चुअली में इसके जो अप्रूवल्स है या फिर इसके रिस्पेक्ट में जो भी परमिशंस है वो पहले ही दे दी गई थी। तो इकोनॉमिक कमिटी है ये कैबिनेट की, तो इन्होंने जो है प्राइवेट फर्म्स को कमर्शियल कोल माइनिंग करने के लिए दे दिया था। तो इसके पहले जो माइनिंग की जाती थी वो कोल इंडिया करती थी या फिर वो फर्म्स करती थी जिनको अपने प्लांट में कोल से पावर निकाल के यूज करना है, ये दो ही कर पाते थे। लेकिन दोस्तों अब जो है दूसरे लोग भी जो है, जो ना कोल इंडिया है ना जिनका पावर प्लांट है, जिनको कैप्टिव कंजम्पशन नहीं करना है, वो भी जो है इस कमर्शियल माइनिंग को कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है और भी दिक्कत है, जैसे कि कोल की क्वालिटी क्या है, तो उन्होंने एक प्रकार से उत्तम स्कीम लॉन्च की। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, जैसे कैम्स हो गया, फिर ऑनलाइन कोल क्लियरेंस जो पूरा का पूरा सिंगल विंडो देता है। तो ये आप पूरी चीजें पढ़ सकते हैं और ये जो है थोड़ा थोड़ा जो है रिफॉर्म करके आ रहा था। चलिए दोस्तों बात करते हैं किस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं, क्या रिफॉर्म्स है उसको देख लेते हैं। पहला रिफॉर्म, तो दोस्तों यहां पर पहला रिफॉर्म किया गया है कि जो कमर्शियल माइनिंग करेगा उसको जो है एक फिक्स पर टन जो है पैसा देना पड़ता था गवर्नमेंट को, और दोस्तों इसकी जगह आ गया है रेवेन्यू शेयरिंग। दोस्तों यहां पर मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है कि एक टन पर आप हमको जो है 1500 रुपए दो, राइट, बहुत ही सिंपल है। लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट बोलती है कि आप जितने में वो एक टन बेच रहे हो उसका हमको 30% दो। अब सपोज उसका रेट बढ़ गया कोल का, तो गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग पर जो है फिक्स हो गया पूरी तरह से, जितना माल बिकेगा, जितने रुपए पर बिकेगा, उसका जो है इतना पर्टिकुलर परसेंटेज अपन लोगों को चाहिए, ये गवर्नमेंट का कहना है। दोस्तों इसके पहले जेएसडब्ल्यू, मान लीजिए जेएसडब्ल्यू को जो है कोई कोल माइन एलोकेट हुई है, अब वो क्या करेगा, कोल माइनिंग करेगा और उसके जो है जो पावर जनरेट करेगा उसको जो है प्रोसेस करेगा, कोल को जो पावर जनरेट करेगा वो अपनी फैक्ट्री में यूज करेगा, ये कैप्टिव कंजम्पशन कहलाता था। अब जिनके पास भी पावर प्लांट है वही जाएंगे माइनिंग करने के लिए, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। तो इसको जो है गवर्नमेंट ने जो है बंद कर दिया है और गवर्नमेंट कहती है कि अब कोई भी जो है कोल ब्लॉक के लिए क्या कर सकता है, बिड कर सकता है। यहां पर आपको जो है प्लांट बना के तैयार करने की जरूरत नहीं है, कैप्टिव कंजम्पशन की जरूरत नहीं है। यहां पर दोस्तों कैप्टिव कंज्यूमर्स जो है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। यहां पे जो है कोल माइंस के लिए, ब्लॉक के लिए बिडिंग होगी तो दोस्तों यहां पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को जो है इससे ज्यादा बेनिफिट होने की पूरी चांसेस है। अब दोस्तों एंट्री नॉर्म्स को जो है यहां पर लिबरलाइज करेंगे, यानी कि जो कंडीशंस है उसको थोड़ा कम करेंगे और इमीडिएट बेसिस पे उन्होंने 50 ब्लॉक को जो है ऑफर कर दिया है, यानी कि इस पे बिडिंग अभी जल्दी से शुरू हो जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं रहेगी, बस एक थोड़ा सा अपफ्रंट अमाउंट आपको देना पड़ेगा। सपोज एक ब्लॉक है जिसके लिए आपको 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए देने पड़े, एंड देन उसके बाद में जो है जो बिडिंग होगी, जिसने जितना रेट डाला है आपको जो है एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर में अलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये स्कीम जो है इसके बारे में चीजें आएगी। गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपीस जो है गोल्ड कोल एवोक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, तो काफी अच्छा बड़ा अमाउंट जो है यहां पर उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ उन लोगों को इंसेनेटाइज किया जाएगा जो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर में कोल गैस, आप कोल लिक्विड वगैरह बनाते हो, तो दोस्तों ये भी जो है इसको एंकरेज करेगी गवर्नमेंट। तो ये रिफॉर्म्स कहे जा रहे हैं, हालांकि इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी बातें जो है पहले हो चुकी थी। अब दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो एक एक करके मैं आपको बेनिफिट बताता हूं। नंबर 1, ये एंड ऑफ द मोनोपोली है, ये खुद निर्मला सीतारमन जी ने कहा है। कंपटीशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कोल ब्लॉक आपको चाहिए तो उसके लिए ऑक्शन करना पड़ेगा, बिड्स डालनी पड़ेगी, यहां पे कंपटीशन है। उसके बाद में अब तक क्या होता है, कैप्टिव कंजम्पशन वाले लोग या फिर जो है कोल माइन वाले, जो कोल इंडिया वाले लोग जो है वो जो है कोल्स निकाल रहे हैं, अब सब लोग निकाल रहे हैं, फिर वो लोग जो है बेचेंगे, तो बेचने के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पे प्राइस कंपटीशन होगा। तो पहली चीज है। नंबर 2 दोस्तों, कोल प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिकॉज प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पर होगा। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्राइवेट लोगों को एफिशिएंट माना जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा।
नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहां पर जो पावर प्लांट्स जो बाहर से कोल मंगवाते थे उस केस के अंदर में दोस्तों इनको देश में ही मिल जाएगा, स्टील प्लांट्स को, सीमेंट प्लांट्स को, तो ये काफी अच्छी चीज होने वाली है। फॉरेन करेंसी सेव होगी, मैंने आपको बताया 2015-16 में 24,000 करोड़ की फॉरेन करेंसी जो है सेव हुई थी दोस्तों। कंपटीशन बढ़ेगा, पहला पॉइंट कवर हो गया, रिपीट हो गया यहां पर। उसके बाद में देखिए दोस्तों, रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स लाइक ओडिशा में बहुत रिजर्वायर्स है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है, ईस्टर्न पार्ट सदर्न पार्ट में बहुत है, तो ऐसे केस के अंदर में रेवेन्यू बढ़ने वाला है। और दोस्तों स्पेसिफिक स्टॉक्स में आपको बताता हूं तो हिंडाल्को, जेएसपीएल या फिर अदानी को जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूं तो उसके सामने जो है नागपुर, गोंदिया मेरा नेटिव प्लेस है। गोंदिया के बाजू में जो है तिरोड़ा है, तिरोड़ा में अदानी का प्लांट है। उन्होंने जो है तिरोड़ा में प्लांट लगाया था और उन्होंने ये सोचा था कि ताड़ोबा से कोल निकाला जाएगा, लेकिन उसके बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिले और दोस्तों उनको जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब क्योंकि कोल की कमी है, इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है, लेकिन कोल का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ऐसे केस में इन लोगों को जो है बेनिफिट इसका होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट हो कोल इंडिया के अंदर में, तो कोल इंडिया आप देखेंगे दोस्तों पिछले 1 साल से लगातार गिरते चले आ रहा है, 45% गिरा है। इवन मैं बात करता हूं 2015-16 से 2014 से आप देखेंगे तो ये कोल इंडिया का शेयर गिरते आ रहा है। कब वो जो है 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हुआ करती थी मार्केट कैप के टर्म्स में, अभी जो है 80,000 करोड़ रुपीस की हो गई है। तो इन्वेस्टर्स जिनके पोर्टफोलियो में कोल इंडिया है वो तो बहुत ही ज्यादा रोए होंगे दोस्तों। अगर हम लोग देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो गवर्नमेंट के पास अभी भी 66% है और यहां पर आप देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसको ज्यादा सेल नहीं किया है, अभी भी जो है थोड़ा थोड़ा जो है इसको कम करते जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी जो है एक अच्छे रिस्पेक्टेबल लेवल पर वो लोग है 8.20 पर। तो दोस्तों ये हमारे कोल इंडिया वालों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कैसी न्यूज है, अच्छी न्यूज है कि बुरी न्यूज है? दोस्तों न्यूज तो बुरी है, नेगेटिव न्यूज है, लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए कि जो प्राइवेट कोल माइनिंग की बात है ये जनवरी 2019 में ही आ गई थी। इसके रिस्पेक्ट में जो रिफॉर्म्स आने वाले थे 2018 से चलते आ रहे हैं, तो इसके प्राइस में जो इफेक्ट पड़ना है मेरे हिसाब से यहाँ पूरा इफेक्ट पड़ चुका है। हो सकता है कि मंडे को जो है इसका प्राइस थोड़ा सा और डाउन होते हुए आपको दिखे, लेकिन ये रिकवर कर जाएगा। मुझे लगता है कि हर तरह का प्राइस इंपैक्ट यहाँ पर आ गया है, एटलीस्ट यहां से उसके नीचे गिरने की जो बात है वो हो सकता है मार्केट की वजह से जो है मार्केट फोर्सेस ऐसे होते हैं, न्यूज ऐसा होता है कि सेल करो टाइप की चीजें आपको दिखे, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस में इंपैक्ट इसका आ चुका है। और क्योंकि ये जो है शेयर अच्छा खासा डिविडेंड देता है, तो ऐसे केस में अगर आपकी ये पोर्टफोलियो में है तो ऐसे डिविडेंड स्टॉक आप इसको रख सकते हैं और हो सकता है आगे में जो है इसमें उछाल देखने को मिले, तो ऐसे केस में आप इससे जो है बच के निकल भी सकते हैं और इसकी जगह आप लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको कंपनियां बनाई इस रिफॉर्म की वजह से जिनको फायदा होने वाला है, वहां पर पैसा डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसके लिए पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव न्यूज तो नहीं कह रहा हूं कोल इंडिया के लिए, लेकिन मैं नेगेटिव भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज जो प्राइस पे इंपैक्ट आने वाला था वो मेरे हिसाब से आ चुका है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।